बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हरियाणा का जो ये मंच है, आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा मंच है, कि ऐसे बहुत कम मंच होते हैं जब प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियों के अध्यक्ष आपके समक्ष होते हैं, उनसे सवाल जवाब होते हैं, एक दूसरे की जो बातचीत है उसको सुनते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी कहते हैं। तो आज ये मौका न्यूज़ 18 नेटवर्क को मिला है, न्यूज़ 18 हरियाणा को मिला है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। उदय भान जी, कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। मोहनलाल बडोली साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को देख के जहन में एक ही शेर आ रहा है कि वो आए हमारी बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वो आए हमारी बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां पे चिराग आप दोनों की उपस्थिति से जगमगा उठे। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल बडोली साहब आपसे, माइक आप ले सकते हैं। और कि आपका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस वक्त कैसी चल रही है पार्टी? पूरे देश की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं खास तौर पर। भारतीय जनता पार्टी, जो बात मुकेश जी आपने कही है वो सच है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है। और आज भारतीय जनता पार्टी के लगभग 12 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। हमारा संगठन पर्व भी चला है और संगठन पर्व में हरियाणा प्रदेश में भी आज 36.5 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। और हमारा पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ सबसे ज्यादा सांसद आज भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज सबसे ज्यादा एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं और सबसे ज्यादा सरकारें आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही। और हरियाणा भी ऐसा प्रांत है जिसमें तीसरी बार 1966 में हरियाणा बना। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 10 वर्ष का शासन पूरा करने के बाद तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में आई जी। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मुख्य विपक्ष के तौर पर सामना कर रही है कांग्रेस का, और कांग्रेस से इस वक्त हमारे पास खुद हरियाणा के अध्यक्ष हैं। तो आप अपनी पार्टी की व्याख्या कैसे करेंगे? 2024 है और क्या भविष्य देखते हैं? कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो है जो देश के हर कोने में, हर जाति वर्ग और संप्रदाय में, हर प्रदेश में जड़ों तक, जिसकी कांग्रेस की जड़ें हर प्रदेश में हर जगह मजबूती के साथ जमी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी मिस कॉल की पार्टी नहीं है जो मिस कॉल पे सदस्य बनाती हो। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। कितने ही हमारे महान नेता अंग्रेजों की कालकोठरियों में रहे, कितने ही लोगों ने इस देश की तिरंगा के लिए, इस देश के संविधान के लिए अपने आप को खपाया। और आज जो भारत प्रगति के रास्ते पर है उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। तो कांग्रेस आज भी पूरी मजबूती से है, सारे देश के अंदर है। और पक्ष और विपक्ष में होना ये तो एक समय और परिस्थितियों के अनुकूल अलग अलग बदलता रहता है। एक समय ये था कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, कांग्रेस के 413 सांसद बनकर के आए थे। तो समय का भी बदलाव होता है और कुछ जो
एक टेम्परेरी फेस होता है, लोगों की भावनाएं भड़का करके लोगों के मत हासिल करना, उसमें और सच्चाई में बहुत अंतर होता है। आज कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ में हर दिशा में काम कर रही है और संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि संविधान कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। कांग्रेस पार्टी ने जब इस देश के अंदर जब पहली जो संविधान सभा बनी थी, जिसमें 299 सदस्य टोटल थे, जिसमें से 208 सदस्य कांग्रेस के थे, लगभग 72 जो राज्य रजवाड़ों के सदस्य थे, बाकी एक दो थे दूसरी पार्टियों के। बीजेपी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर अम्बेडकर थे, मुस्लिम लीग से थे और दूसरे दलों से थे, छोटे छोटे दलों से। तो 299 में से 208 सदस्य कांग्रेस के थे जी। उस संविधान सभा ने एक एक मुद्दे पर व्यापक चर्चा करके भारत के संविधान जो दिया, जिसके ऊपर आज पूरा भारत चल रहा है, और गर्व की बात है। ये हमारे लिए भी बड़े अच्छी सुखद अनुभूति है। जिन लोगों ने संविधान का विरोध किया, आज वो संविधान के आगे नतमस्तक है। जी बटोली साहब, आपने सुना उदय भान जी को, और जाहिर है कि आप बेशक अलग अलग विचारधारा से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आप दोनों की खासियत है कि आप बहुत मैच्योर हैं और आराम से एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी को गर्व हो सकता है कि उनकी सीट्स बहुत ज्यादा आ गई हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की बात कर रही हैं, लेकिन जो कांग्रेस का इतिहास है वो भी स्वर्णिम रहा है और कभी भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे। तो समय का चक्र है, चलता रहता है। तो विनम्रता से जो विपक्ष है उसकी इज्जत करनी चाहिए कि नहीं? ये मुकेश जी, जो उदय भान जी ने बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस का विश्लेषण इन्होंने किया है, जब हम 2 सांसदों की पार्टी थी तब भी विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की भूमिका को निभाने का काम किया और देश को सर्वोपरि रखा और संविधान को सर्वोपरि रखा। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने जब शासन किया तो कितने घमंड के साथ किया, कितने अभिमान के साथ किया। और कांग्रेस पार्टी ने देश में जिस प्रकार की सरकारें चलाई, यही कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान को खत्म करते हुए देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया, देश के तमाम राजनेताओं को जेल में डालने का काम किया। इसी कांग्रेस पार्टी की जो घमंड की सरकार थी, उस समय की सरकार ने इस देश में जो कभी भी किसी ने नहीं किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और वो भी समय ध्यान में है देश की जनता को कि जब भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकारों को भी गिराते हुए उनको समाप्त करने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही संविधान की उल्लंघना की और आज की वर्तमान परिस्थिति में भी देखेंगे तो किस प्रकार से, कितने घमंड के साथ कांग्रेस पार्टी बयानबाजी करती है। आज चाहे संसद में हो, किस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी का है। और संसद के अंदर बैठ के एक शांति के साथ चर्चा करना और एक संसद को ना चलने देना, ये कांग्रेस पार्टी की जो नीति बनी है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ये पूरी दुनिया को एक स्पष्ट तौर से शीशे की तरह दिखाने का काम किया कि किस प्रकार से विपक्ष का नेता रहते हुए भी भारत के पक्ष को रखने के लिए, तब भी देश में कांग्रेस की सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी पर पूरे देश की जनता ने कितना गर्व महसूस किया था जब यूएनओ में जाके भारत के पक्ष को रखने का काम किया था। और पूरी दुनिया के देशों में एक मैसेज गया कि भारत एक लोकतांत्रिक दृष्टि से चलने वाला ऐसा देश है और ऐसे विपक्ष के नेता हैं कि सरकार का पक्ष रखने के लिए विपक्ष का नेता यूएनओ में भेजा गया है। ये ऐसे
संस्कारों से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी है। हम इस देश की मान मर्यादा के लिए, देश के सम्मान के लिए और देश की 140 करोड़ जनता के सम्मान के लिए काम करने का जो भाव लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जी, उसको मजबूती के साथ हमने स्थापित करने का काम किया है। और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से आज देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। आज पूरे दुनिया की जो बड़े बड़े ताकतवर देश हैं वो भारत की तरफ देखने का काम करते हैं। जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो भारत की तरफ देखते हैं और भारत उसका एक रास्ता सुझाने का काम करता है। जिस प्रकार से ये भारत का गौरव में इतिहास रहा है, ये दुनिया को रास्ते दिखाने वाला देश रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को चरितार्थ किया है और आज पूरी दुनिया मानती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की 140 करोड़ जनता का सम्मान करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी, बात संविधान की हो रही है उदय भान जी। लगातार हम राहुल गांधी को देख रहे हैं, प्रियंका गांधी को देख रहे हैं, संविधान की पुस्तिका लेकर वो जगह जगह लहरा रहे हैं। अभी हमने प्रधानमंत्री को भी देखा कि वो संविधान के आगे नतमस्तक हैं। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि जो संविधान है वो खतरे में आ गया है? ऐसी किसने आपसे क्या बात कह दी? वो बात थी, अफवाह थी कि आप उस मुद्दे को लेकर संसद में उतर जाते हैं? बाकी जो हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम सोचते हैं कि आज सदन चलेगी तो कुछ वहां पर बिल आएंगे, कुछ जनता की बात होगी, लेकिन शोर शराबे में जहां पर 1 मिनट का खर्चा करोड़ों में नहीं तो लाखों में आता है, इतने सारे संसद हम चुन के भेजते हैं। आपको भी हमने भेजा है, इस बार 99 सीट्स दी हैं, मजबूत तो विपक्ष हमने देश को दिया है। तो जहां हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना है वहां पे हमने आपको भी चुना है विपक्ष के तौर पर। तो विपक्ष की भूमिका सदन में बैठकर निभाने के बजाय सड़क पर उतर के क्यों, उसकी क्या रणनीति है, अगर आप हमारे साथ साझा कर पाए? संविधान से शुरू की तो मैं शुरुआत कहना चाहूंगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्ट किया था भारत की संविधान सभा ने और 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में एडिटोरियल लेख लिखा गया और उसमें कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम इस संविधान से सहमत नहीं हैं क्योंकि इसमें मनु की संहिता नहीं है। और उसके जरिए आह्वान किया था आरएसएस की तरफ से कि तमाम देश में इसका प्रोटेस्ट करने के लिए 79 शहरों में प्रोटेस्ट किए गए और 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में बड़ी रैली की थी। उसमें भारत के संविधान की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुतले फूंकने का काम इस आरएसएस ने किया, जो कहते थे कि हम इस संविधान को नहीं मानते, इस तिरंगे को नहीं मानते, ये अशुभ है, अशोक चक्र को नहीं मानते। 52 वर्ष तक जिन्होंने तिरंगा नहीं, आज तिरंगा को भी अपनाया और संविधान के सामने नतमस्तक तो होते हैं। बात इमरजेंसी की इमरजेंसी में कुछ गलतियां, लेकिन वो भी संविधान के दायरे में की थी और उसके लिए माफी मांगी। इंदिरा जी ने माफी मांगी और उसके बाद फिर भारी बहुमत से 1980 में इंदिरा जी दोबारा से इस देश की अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनाया था 1980 में इंदिरा जी ने। ये कांग्रेस का कल्चर था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जरूरी नहीं था, वो जनसंघ के थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में उनको जगह दी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थे उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, विपक्ष को भी जगह दी और पूरा सम्मान दिया। जिसका अभी जिक्र कर रहे थे पंडित जी, वो भी मौका, कांग्रेस का इतना विशाल हृदय था, कांग्रेस पार्टी ने यूएनओ में जाने के लिए उनकी काबिलियत को देखते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा और उन्होंने बेहतर किया। ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जो इंदिरा जी को जिन्होंने दुर्गा का नाम दिया था,
आयरन लेडी का नाम दिया था, वो भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने राजधर्म का पालन करने का एक सलाह देने का काम किया था। वो भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कितना व्यापक उस समय के उन नेताओं का किस तरह का चरित्र रहा, चाहे वो किसी के रहे, पक्ष के विपक्ष के रहे, लेकिन आज कितनी ईर्ष्या है, कितनी जलन है, किस तरह से विपक्ष को कुचलने का काम किया जाता है, ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए तरह तरह से अपमानित किया जाता है। आज पूरी तरह से जो जिस तरह से ये जो हो रहा है, ईडी का और जो इनकम टैक्स का, सीबीआई का, सारी ये जो हथियार है, सारी नहीं, एजेंसियों, बिल्कुल आपको पूरा मौका आप दोनों को दिया जाएगा, क्योंकि जो भी चर्चा हो आपको आपकी बात। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तब इसको कांग्रेस का तोता बोलते थे, आज आप लोग इसको भाजपा का हथियार बताते हैं। खैर, इस पे हम वापस लौटेंगे। इन्होंने जिक्र किया बडोली साहब कि अटल बिहारी वाजपेयी को अगर भेजा तो कांग्रेस की सरकार ने भेजा। नेहरू जी भी उनको एक बार मिले तो उन्होंने खुद जिक्र किया था कि आप में प्रधानमंत्री बनने की पोटेंशियल है। मतलब खुले दिल से, खुले मन से एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। तो क्या उसमें कुछ कड़वाहट आई है विपक्ष को लेकर, या विपक्ष उस तरीके से पेश नहीं आ रहा जिस तरीके से विपक्ष को आना चाहिए था? तो सत्तारूढ़ पार्टी जो है, क्या उसको भी विपक्ष को अपने साथ लेकर चलने की जो कोशिश है वो जितनी हो रही है उससे ज्यादा करनी चाहिए, ताकि कम से कम सदन चल सके, देश चल सके? ये जिस प्रकार का आचरण है आज विपक्ष के नेताओं का, और जिस प्रकार की बयानबाजी, इससे आज पूरा देश देखता है कि ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आते हैं। और जिस प्रकार से उदय भान जी ने अभी चर्चा भी की है, बात दो पॉलिटिकल पार्टियों की हो रही है, और जो गैर राजनीतिक संगठन है इन्होंने उसकी भी अपने बयान में चर्चा की है, और जो समाज सेवा का काम करते हैं। और जब चाइना का युद्ध हुआ तो इसी आरएसएस की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की थी, और 26 जनवरी को परेड में शामिल किया गया था। और जिस प्रकार के काम आरएसएस करती है, हर क्षेत्र में करती है, हर समाज में करती है, और हर धर्म में करती है। आरएसएस आज दुनिया का गैर राजनीतिक ऐसा सबसे बड़ा संगठन है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, दुनिया के प्रत्येक देश के अंदर है, और सेवा के माध्यम से, सेवा के काम करने के माध्यम से, समाज को नई दिशा दिखाने के माध्यम से, सामाजिक रूप से कार्य करने की वो एक सामाजिक संस्था है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनेक ऐसी और भी बहुत सारी उनकी विंग हैं जो इसी प्रकार से अलग क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन आज मंच पर जब भी कोई चर्चा होती है, चाहे संसद में हो, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं वो भी आरएसएस का नाम लेते हैं। ये जो फोबिया आरएसएस के नाम का कांग्रेस को हो गया है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से कांग्रेस को अपना इलाज ढूंढना चाहिए। और ये बार बार इस प्रकार के बहुत देश में बहुत सारे संगठन ऐसे काम करते हैं जो सेवा का काम करते हैं, जो राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन ये फिर भी उसको राजनीति में घसीटने की कोशिश करते हैं। और एक बार इनके ही बड़े नेताओं ने कहा था कि आरएसएस के लोग जो है बीजेपी को चलाने का काम करते हैं, और वो अपना संगठन मंत्री के नाते से कोई ना कोई प्रतिनिधि भेजते हैं। और उस समय हमारे आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा था कि कांग्रेस भी अपना मांग ले, हम कांग्रेस को भी भेज देंगे। हिम्मत होनी चाहिए जी, हिम्मत होनी चाहिए, अच्छे आदमियों को बुलाना चाहिए। और जो उदय भान जी ने बात कही है अभी कि इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा, इंदिरा जी को दुर्गा के रूप में कहा, उन्होंने वो काम करके दिखाया था। उस समय जो देश के लिए अच्छा काम करे, ये राजनेता की जिम्मेवारी होती है कि जो अच्छा काम करता है उसको उसकी शाबाशी भी देनी चाहिए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी। चलो, अब एक बात ऐसी है जो उदय भान जी कांग्रेस को कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है, और वो बात है ईवीएम की। ईवीएम पर हम उस वक्त सवाल नहीं उठाते जब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बन जाती है,
हिमाचल प्रदेश में, जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन जाती है, तब हम ईवीएम पर कुछ नहीं बोलते। महाराष्ट्र में इस वक्त लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लेकिन भाजपा की बन गई। हरियाणा में भी ऐसा लग रहा था, हवा में चल रहा था कि इस बार तो कांग्रेस आएगी आएगी, लेकिन नहीं आ पाई। आपकी सीट्स जरूर बढ़ी हैं, आपकी 31 सीट थी, पहले 38 हो गई। तो ईवीएम को दोष देने का एक फैशन हो गया है, या वाकई आपको लगता है कि जो ईवीएम है इसको हटाकर चुनाव करवाने चाहिए? तो अगर आपको लगता है कि ईवीएम को हटाकर चुनाव करवाने चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या आप विरोध जताएं तो इस दर्जे का जताएं कि चलिए आप चुनाव जब तक ईवीएम से नहीं कराएंगे हम पार्टिसिपेट ही नहीं कराएंगे? ये सवाल मैं बडोली जी से भी लूंगा अलग अंदाज से। अभी ईवीएम की बात की। ईवीएम कई जो विकसित राष्ट्र हैं जिन्होंने इस ईवीएम को ईजाद किया, उसमें कुछ कमियां थी, इसीलिए उनको दोबारा से बैलेट पेपर पर आना पड़ा। ईवीएम हिंदुस्तान में भी कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, और इसका विरोध किसने किया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले इसका विरोध किया था, ईवीएम के विरोध में। तो तब हटा क्यों नहीं दिया आपने? और जीएल नरसिंह राव, उस वक्त क्यों नहीं हटाई आपने? जीएल नरसिंह राव तब ने आप किताब पावर लिख में दी थे, थी। लाल कृष्ण किताब आडवाणी या लिख दी अटल थी। बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, आप हटा देते, आज ये दिन ही नहीं देखना नहीं, पड़ता। जो परिस्थिति समय समय के अनुकूल जो ना उसमें बातचीत करनी पड़ती है। अब उसमें कोई लकुना निकल रहे हैं। एलन मस्क ने भी कहा, बाहर जितने भी जो ईवीएम यूज करते थे विकसित राष्ट्र, उन्होंने भी इसको बंद किया। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर बड़ी कई केसेस चल रहे हैं, और ये कोर्ट का मैटर है। हम समझते हैं कि इसमें बहुत जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट के जरिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अवश्य चाहते हैं कि हमें ये पूरी तरह से आशंका है, पहले नहीं थी ईवीएम का, लेकिन कुछ समय से पिछले 2-3 सालों से ईवीएम पर पूरी तरह से हमें है कि चोरी की जा रही है। जो प्रदेश में जो सरकारें जो बनी हैं, ये ईवीएम की बदौलत बनी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में और महाराष्ट्र में। ये ईवीएम की वजह से ही ये सरकार बनी है, और दूध का दूध पानी को पानी हो जाएगा। आप किसी भी जो है चुनाव आप ये कराएं, क्या कारण महाराष्ट्र में है, जो गांव में है वो चुनाव जनता का सवाल रिजल्ट का तो फर्क नहीं पड़ना। विपक्ष का सवाल, ये हमेशा मेरी प्रायोरिटी पे रहे हैं। तो जब आपकी जो सीट्स हैं वो बढ़ा के इन्होंने 31 से 38 करवा दी, कुछ सीट्स तो ऐसी हैं जिसमें महज 38 वोट का फासला रहा, तो फिर ये जहां पे 48 सीट्स हैं अभी आपकी भाजपा की, 48, तो उसकी जगह 58 भी ला सकते थे, 68 भी ला सकते थे, और 90 सीटें हैं तो 88 या 90 क्यों नहीं? तो वहां पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, अब ये पूरा का पूरी तरह से चोरी तो तरीके से करी जाती है ना। ठीक। अब ये सारा ही कर देंगे तो वो तो एकदम एक्सपोज हो जाते हैं सारे। अच्छा, हरियाणा में चालाकी से करते हैं। कोई चैनल ऐसा नहीं था, कोई जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, सीआईडी का है, जो अपनी जो भी सर्वे एजेंसियां हैं, सबकी थी कि भाई बीजेपी 20 सीट पार नहीं कर रही। कांग्रेस के बडोली साहब ये इसके बावजूद भी कह रहे हैं, हमने 11 पॉइंट पूछ रहा हूँ, आप ही की बात पूछ रहा हूँ। ये जो बात उदय भान जी बोल रहे हैं, उदय भान जी कह रहे हैं, सुनो, ये वाली बात जो है ना, जनता को भी लग रही थी। उदय भान जी जो कह रहे हैं ना, तो वो ये चमत्कार कैसे किया आपने? उदय भान जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कर्ण दलाल कह रहा था कि उदय भान जी जीतेंगे, और उदय भान जी कह रहे थे कर्ण दलाल जीतेगा। अब वो बताएं कि भाई कर्ण दलाल को जिताने के लिए इन्होंने क्या किया, और उदय भान ने उसको जिताने के लिए किया। अब थोड़ा हरियाणवी रंग में हम आपको लेके आएंगे, देश विदेश की बातें हो रही थी। अब ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब इनकी सरकार थी, ये लोग सत्ता में थे, तब लाल कृष्ण आडवाणी ईवीएम का विरोध करते थे, अब ये लोग विरोध करते हैं, और विरोध करना विपक्ष का पहला अधिकार है।
तो जब उस वक्त विरोध कर रहे थे तो अब इनका विरोध को आप मान क्यों नहीं जाते? ये कह रहे हैं बड़े बड़े देशों ने हटा दी ईवीएम, तो आप भी हटाने का प्रयास क्यों नहीं करते? ये काम निर्वाचन आयोग का है। हाँ, ये काम सर्वोच्च न्यायालय में जो केस चला है उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई है वो सारे चैनलों के माध्यम से पूरे देश की जनता ने देखा है। और जिस चैनल प्रकार में और अखबार संवैधानिक में सुनो, संस्थाओं पर चैनल में तो वो चलता है जो बडोली साहब कहते हैं या उदय भान कहते हैं, अखबार में भी वही छपता है, तो आप उनका जिक्र मत करो ना, आप सीधा बात करो। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है और जो उदय भान जी ने चर्चा की है, केस डले हैं, उन सब के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। और समय समय पर भी पूरा मौका निर्वाचन आयोग ने दिया था, मशीनें भी दी थी, सभी को टाइम दिया गया था, सभी पार्टियों को दिया गया था। और सभी जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं, जो इस पर जो एक यूट्यूब चैनल पे चला था, जिसने मशीन के बारे में यूट्यूब पे चलाया था, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज भी हुआ था, सारी कार्रवाई हुई, सब प्रोसेस पूरा हुआ है। फिर भी उदय भान जी लगे हुए पर्चा दर्ज करवाना तो वो आपके बाएं हाथ का खेल है, किसी पे भी करवा सकते हो। निर्वाचन मैं आपसे अब निर्वाचन आयोग हाँ आ रहा हूँ आपके पास, न्यूट्रल आ रहा हूँ आप ही के काम की बात पूछ रहा हूँ, यकीन करो मेरे पर, दोनों निष्पक्षता के साथ बातचीत होगी। अब जो भारतीय जनता पार्टी है नए नए चेहरों को जगह दे रही है। अभी रेखा शर्मा जी राज्यसभा की सांसद के तौर पर चुन ली गई, बड़े बड़े नेता उनमें आप भी शुमार हैं और कई नाम है, आप सामने बैठे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही हाँ नए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका देती है। हाँ, ये कोई खानदानी पार्टी नहीं है, आप इस बार ये चुनाव सबकी पार्टी है। आप इस बार चुनाव क्यों नहीं और लड़े? कांग्रेस पार्टी में एक परिवार का कब्जा है। हाँ, वो एक परिवार की पूजा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नए आदमियों को मौका मिलता है, जो देश के लिए अच्छी सोच लेके आते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। दोनों पार्टियों का जो हालचाल है ना वो सेम ही है। ये इनके पास एक माला है, उसमें मन के हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया। आपके भी मन के वही हैं, मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है और कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता की पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं ना 12 करोड़, उन सब की पार्टी है। और मैंने चैनल पे ही कहा था 12 करोड़ ये बोल रहे हैं आप, मिस कॉल भरवा लेते हो, खुद ही बता देते हो, ऐसा है? ये बिल्कुल ऐसी पारदर्शिता के साथ, जिस आदमी अपने टेलीफोन के माध्यम से फॉर्म भरता है, हाँ, पूरी उसमें डिटेल भरता है, पूरी जानकारी भरता है, हाँ, हाँ, वो स्वीकार करता है हाँ, कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं, तो वो सदस्य बनता है, उसका पूरा रिकॉर्ड है। हाँ, और उदय भान जी की तो पार्टी ऐसी है, 13 साल से तो जिलाध्यक्ष नहीं नियुक्त करे इन्होंने जी। इनकी पार्टी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इनकी पार्टी तो इनकी एक पार्टी व्यक्ति के से बारे चलती में है। आप टिप्पणी मत करो, ये आपको शोभा भी नहीं देता, आप दूसरी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं टिप्पणी करता हूं। उदय भान जी, अभी अध्यक्ष पद को लेकर, सीएलपी लीडर को लेकर, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर इतनी रशाकशी क्यों चल रही है? आप ही के एक बड़े नेता हैं चौधरी वीरेंद्र जी, इतने बड़े महान नेता हैं, वो आपसे ही खार खाए हुए हैं, वो कह रहे हैं आप इस्तीफा दे दीजिए। आप दीपक बावरिया जी पे इल्जाम लगा देते हो। कुछ लोग जो हैं हुड्डा साहब की चाय पार्टी में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, 38 में से 32 पहुंच जाते हैं, अघोषित उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया जाता है। तो ये चीजें कब तक चलती रहेंगी? भारतीय जनता पार्टी ने अगर तीसरी बार यहाँ पे सत्ता हासिल की है तो जाहिर है इन्होंने मेहनत की होगी, इन्होंने मेहनत की, आप लेकिन इनकी मदद करते हैं। चलो, मेहनत के बारे में तो बता दिया तो फैसला होना है। तो मदद के बारे में बताओ फिर। ईवीएम से ये ईवीएम की सरकार है, लोगों की सरकार नहीं। मतलब अब तो ये लोग कह रहे हैं, इतना कुछ हो रही है, सिर्फ 0.6% तो हरियाणा कांग्रेस के बारे में ये कहने लगे हैं, लोग कहते हैं हरियाणा कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तो जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही एक दूसरे को हरा देते हैं। अभी पंडित जी ने एक बात कही थी परिवारवाद की। आज लोकसभा में 240 इनके जो एमपी हैं उनमें से 87 एमपी 87 परिवारवादी हैं। अभी जो हरियाणा की जो बात कर रहे थे, अभी नई नई राज्यसभा की एमपी जो गई, अभी आपने जिक्र किया,
चाहे चौधरी बंसीलाल का परिवार है, चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार है, चौधरी भजनलाल का परिवार है, ये आप और ही के परिवार में थे चाहे सारे? राव बलंदर जी का परिवार है। ये आप ही के परिवार से दूसरे परिवार हमारे में शिफ्ट हो गए? आरोप इनका है ना परिवारवाद का। हम तो यही कहते हैं ना कि परिवारवाद। अब आपने जो आज कांग्रेस का परिवार था बडोली साहब, उसको अपने परिवार में लेना शुरू कर दिया है। इनका, मैं ये कहना चाहूंगा, इनमें से कोई भी तो कांग्रेस, इनका बीजेपी का नहीं था, आरएसएस का नहीं था, सारे कांग्रेस से आए हुए हैं। सारे कांग्रेस से आए हुए हैं। ये परिवारवादी हैं या नहीं है? इनके, चाहे वो कहीं का भी, अब मैं बहुत समय लगेगा, मैं सारा जिक्र करने लग जाऊं। मैं इनसे पूछ चाहे वो लेता हूं। महाराष्ट्र का, बडोली साहब, बंगाल का, चाहे बडोली असम साहब, का। हाँ। जी। आपने नारा दिया था कि हम देश से ना कांग्रेस को ही खत्म कर देंगे, तो क्या सारे कांग्रेसियों को आप बीजेपी में ले आएंगे? देश की जो 140 करोड़ जनता है, वो जिसको वोट देगी वो आगे आएगा, जिसको वोट नहीं देगी वो पीछे रह जाएगा। कोई समाप्त करने का, आज कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वजह से। आज नेतृत्व विहीन पार्टी है, नेता विहीन पार्टी है, और जिस प्रकार की बयानबाजी है, जिस प्रकार का उनका आचरण है, आज देश की जो समस्या है उस पर चर्चा नहीं करते। कोई भी देश में आंदोलनकारियों का सहारा लेकर राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें हवा देना और अपनी राजनीति करना। और भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित के लिए राजनीति करती है, और वो उसी काम पर हम आगे चले हैं और उसी कारण से हम आगे बढ़े। मुझे खुशी है, जब आप दोनों मंच पे बैठे थे ना, तब एकदम उदास से लग रहे थे। हाँ। अब दोनों के चेहरे खिले हुए हैं, तो ये हमारी सोहबत का असर है। आपके पास आ रहे हैं उदय भांजी। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर क्या इस न्यूज 18 के मंच से हमें कोई खबर देंगे आप? जो कोठी है हुड्डा साहब की, वो खतरे में आई हुई है। आज उन्होंने हमारे प्रोग्राम में, इस वाले सेशन में हुड्डा साहब ने आना था, पर उनको भी राहुल गांधी जी से मिलना है। पहले तो ये इतने बड़े नेता के साथ, जो जनता की आवाज माना जाता है कांग्रेस में, हरियाणा में कांग्रेस के पर्यायवाची है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो क्या अब उनके साथ जो आपकी आला कमान है कुछ खेल करना चाहती है? और जिसकी वजह ये कि ये जो चुनाव हुआ इस बार, इसमें पूरी हुड्डा साहब को फ्री हैंड दिया गया था, लेकिन आप लोग वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जिसकी आप अभी बात कर रहे थे कि हर एक मीडिया, अखबार, टीवी सब कह रहे थे कि सरकार आएगी, हुड्डा साहब की आएगी। हुड्डा साहब ने तो अघोषित तौर पर मंत्रिमंडल भी गठित कर लिया था। तो ये जो हालत हुई, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? पहली बात तो अधूरी रहेगी, आपने परिवारवाद के बारे में तो बताई। एक आप बताइए। एक लोकतंत्र की बात बताई पार्टी में। ये नड्डा जी के लोकतांत्रिक चुने हुए अध्यक्ष हैं। हमारे अध्यक्ष, हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे वोटों से, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे चुने हुए अध्यक्ष हैं। क्या बडोली जी क्या वोटों से चुने हुए अध्यक्ष हैं? नॉमिनेटेड है। ऐसे ही हमारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी हूं अध्यक्ष, ये हैं अध्यक्ष, जैसे मैं भी हूं अध्यक्ष। लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहे हैं, वो हमारा ऑब्जर्वर आ गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। ये पहले वाला सवाल मेरा याद रखते हैं, चुने हुए से मैं फिर सवाल पूछ लेता हूं। अभी यहाँ पे नेतागण आए थे ना कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन हो। अभी मैं बता, सुनो तो सही। तो आप लोगों ने जिनको वोट डाला ना, हमें पता है किसको डाला। क्या वो जिनको आपने वोट डाला उनको इस बार आला कमान चुनेगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा एक सभी ने अपनी अपनी राय दी है। अब वो राय मानने की, आला कमान या नहीं मानने की, वो भी तो बात है ना। फिर वो तो चुने हुए तो नहीं हुए, वो भी नॉमिनेटेड ही होंगे फिर। लेकिन साथ ही हम सब ने मिलकर के एक लाइन का प्रस्ताव भी पास किया कि कांग्रेस नेतृत्व को हमने अधिकृत किया कि वो जिसको भी चाहें वो बना सकते हैं। राय दे दी है, उनके सामने प्रकट कर दी है। वोट तो अब कांग्रेस नेतृत्व ने निर्णय लेना है। इसको क्या कहेंगे? तो इसको नॉमिनेटेड ही कहेंगे ना आप, क्योंकि अधिकतर विधायकों ने जिसको वोट दिया वो पहले आपको फैसला भी पता है। और यहाँ पे जितने लोग उनको बैठे ये कहने से जब पहले आप लास्ट में लाइन ये लिख देते हो या बाहर आके मीडिया के सामने मुखातिब होते हो और कहते हो कि आखिरी फैसला हमने आला कमान पे पहले छोड़ दिया, फैसला तो तो आने दो। वो चुनाव तो नहीं हुआ। वो भी पहले फैसला तो आने दो। हाँ? फैसला जो कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर छोड़ दिया है तो उनका निर्णय होने दो। वो सबकी, मैं कहता हूँ वो निर्णय सबकी भावनाओं का कदर करते हुए जो सुझाया उसके मुताबिक ही हो गया, लेकिन वो चुनाव तो वो भी नहीं हुआ। बिल्कुल सभी की भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेगा, और जो फैसला लेगा वो सभी को मान्य होगा।
तो आपको क्या लग रहा है, फैसला आपके मन मुताबिक होगा? बिल्कुल सबके मन मुताबिक होगा, सभी कांग्रेस जनों के मन मुताबिक होगा। तो मैं ये मान के चलूं कि हुड्डा जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन रहे हैं? जो भी बनेंगे कांग्रेस के, जो भी कैसे बनेंगे, कांग्रेस- जब आपने नहीं, ये मैंने थोड़ी फैसला लेना है, कांग्रेस नेतृत्व ने। तो फिर जो आपने वोट मैंने दिया, थोड़ी- जो आपने वोट दिया उसकी तो मैंने वैल्यू थोड़ी खत्म हो गई बात- फिर। वो सभी की भावनाएं उन्होंने देखी, उसके मुताबिक फैसला लेंगे। हाँ, मतलब भावनाओं में आप बहे, अब आपकी भावनाओं को बिल्कुल। आला कमान समझे ना समझे, ये आला जो कमान जा रहा है। कांग्रेस जी। नेतृत्व का फैसला होगा वो सबका मान्य होगा। अब जो सवाल मैंने पहले पूछा था हुड्डा साहब को लेकर कि आला कमान इस बार खफा है, जितना उनको फ्री हैंड दिया गया वैसी सीट्स नहीं आई, 38 सीट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्यों इस बार। खपाए? हाँ, क्यों खपाए? कि सारा कुछ अब उनके आप- हाथ में अब दिया आप था, देखें। सीटों का जो आवंटन है वो गलत हुआ। अब आप ये देखें कि पहले 28.10% वोट थी 2019 में, अब हमारी 39.30 है। बीजेपी उससे फर्क नहीं- उससे- 39.30, बीजेपी की ये वाला 39.90, 0.6 का फर्क है। ये वाला आंकड़ा मैं हर रोज बोलता हूँ जब भी पॉलिटिकल और- डिबेट होती है कि ये भाई महज जो है 1% वोट भी नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट तो ये है ना, इनके पास 48 हैं, आपके पास 38 हैं। 31 से सीट बढ़ के 37 भी, सीट भी बढ़ी है, सर उससे अगर सीटें भी बढ़ी हैं, हमारे वोट परसेंटेज भी सरकार बढ़ा तो नहीं है, बनी ना। परफॉर्मेंस हमारी कम नहीं है, लेकिन हाँ जो होना चाहिए था वो नहीं मिला रिजल्ट। उसके पीछे क्या कारण है, ईवीएम है या क्या है, वो चीज का भी निर्णय होना है। बाकी अब ले दे के ईवीएम पर आप ठीकरा फोड़ देते हो फिर। हाँ। भडोली साहब, आपकी पार्टी में सब ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल, हमारी पार्टी में जो लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और लोकतांत्रिक ढंग से हमारे सारे फैसले भी होते आपकी हैं। पार्टी में और इनकी पार्टी में ये फर्क है कि ये सब लोग इकट्ठा होते हैं, फिर अपना मत जाहिर करते हैं, फिर फैसला आला कमान पे छोड़ देते हैं। आपकी पार्टी में ऐसे है कि आला कमान फैसला करती है और आप पे थोप देती है। आला कमान तो फैसला करती ही करती है, वो तो एक पार्टी का सिस्टम है, लेकिन वो करते वही है जो नीचे से, जो नीचे वाले कहते जो नीचे वाले करते वही। नीचे से ही गया था, भजनलाल शर्मा जी का नाम में नीचे से गया था, मोहन तो नीचे यादव से जी का पर्ची नाम पकड़ाई भी थी। नीचे से गया था। नीचे से पर्ची पकड़ाई थी। जो नीचे से फीडबैक जाता है ना उनके पास, उसी की पर्ची बन के चली जाती है। अच्छा। बिल्कुल पारदर्शी ढंग से बहुत बढ़िया। हाँ, तो भडोली साहब, अभी जो आने वाला समय है, क्योंकि इस बार हरियाणा की जनता ने आप पे अपार विश्वास जताया है, तीसरी बार अभी तक कोई सत्ता में नहीं आ पाया, तो क्या आप जनताओं की ये जो अपेक्षा है इस पे खरा उतरेंगे? अगर हाँ, तो आप उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने रोहतक में आके, जब चुनाव 2024 विधानसभा का चला, एक हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया और उस संकल्प पत्र में जो बातें हमने कही थी उनको हमने लागू करने का काम शुरू कर दिया। जो बात हमने कही थी कि जो 24,000 बच्चों को रोजगार देने की बात थी, पहली लाइन में हमने वो बात लिखी हुई थी, उसको पूरा करने का काम किया। हमने जो बात कही थी कि जो भी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनें हैं, उनकी जो बात कही थी, जैसे ही अब बजट सेशन आएगा, ये बजट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बजट में उसकी व्यवस्था करेंगे, उसको भी लागू करने का काम करेंगे। जो हमने दूसरी बात कही थी, आयुष्मान योजना का लाभ 70 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सबको मिलेगा, वो देने का काम किया है। आयुष्मान योजना को पूरे देश में लागू किया है। ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में जो बात कही थी उसको लागू कर दिया, पूरी तरह से कर दिया। उसके बाद जो हमने खेल नर्सरी बनाने की बात करी है, प्रत्येक जिला में हम खेल नर्सरी बनाने की बात, उसकी हमने काम शुरू कर दिया है। हमने जो 2 लाख रोजगार नए बगैर पर्ची खर्ची के देना है, उसकी शुरुआत हमने पहले ही दिन से कर दी है। जो 5 लाख युवाओं को जिस प्रकार से खरखोदा में IIMT बनी, उसमें 10 ऐसे हम बनाएंगे और उसमें 5 लाख लोगों को रोजगार, युवकों को देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार की योजना है, जो हमने उस पर काम शुरू कर दिया है। जो किसान जिस हैं, प्रकार से किसानों की 24 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी हमने अपने संकल्प पत्र में गई थी, उसको हमने पूरी तरह से वो जो लागू किया। किसान हैं वो हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं?
अगर आपने सारी मांगे पूरी कर दी, जब हरियाणा का उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो उनको पंजाब के बॉर्डर पे क्यों रोक रखा है? वो हरियाणा में आके तो धरना देना नहीं चाहते, हो तो दिल्ली जाना चाहते हैं, तो दिल्ली आप उनको क्यों नहीं जाने दे रहे? आज देश के कितने किसान एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, कितने किसान दिल्ली में जा रहे हैं, लाखों किसान दिल्ली में जाते हैं रोज, किसी को कोई रोक थोड़ा ही रहा है। लेकिन जिस प्रकार का आंदोलन है, जिस प्रकार से वो जाना चाहते हैं, जिस प्रकार से अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, उसको रोकना प्रशासन की जिम्मेवारी अब है। तो पैदल जा रहे हैं, प्रशासन पैदल जा रहे हैं, 100 लोग। प्रशासन उनसे बात कर रहा है, 200-250 तो यहीं पे बैठे होंगे अपने सामने। प्रशासन बात कर रहा है, प्रशासन उनसे लगातार संपर्क में है। प्रशासन जो बात कर रहा है वो कह रहा है, अंबाला के जो एसपी हैं वो कह रहे हैं जाके दिल्ली से चिट्ठी लिखवा के लाओ, आप फिर जाने देंगे। अब वो पंजाब से हरियाणा आने के लिए क्या वीजा लेना होगा हमें? किसान जाए ना, बस में बैठ के जाए, कार में बैठ के जाए, रेल में बैठ के जाए, जहाज में बैठ के जाए ना। पगा को नहीं जान दो। नहीं, वो जिस प्रकार से जाना चाहते हैं, एक आदमी बीमार है, हाँ। अगर वो बीमार आदमी सड़क पर पैदल चलेगा, कोई घटना घट जाएगी तो जिम्मेवारी किसकी रहेगी? प्रशासन की भी रहेगी, सरकार की भी रहेगी। प्रशासन की जिम्मेदारी है ये कि जो आप पैदल जाने की कोशिश कर रहे हो ना, जो आपके किसान आपने बैठा रखे हैं, कांग्रेस समर्थन दे रही है ना किसानों को, उदय भान जी, तो वो इसलिए नहीं जाने दे रही है, कहीं सड़क पे कोई बीमार हो गया, कोई घटना घट गई, कोई दुर्घटना घट गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत देखो कितना ख्याल रखती है सरकार, फिर भी आप उलाना देते हो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि क्या किसानों को यहाँ हरियाणा में आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा? पहले कहते थे कि ट्रैक्टरों से आ रहे हैं, इसको टैंकर बना देंगे, टैंक बना देंगे, अव्यवस्था फैलाएंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन 100 किसान, 101 किसान, 101 किसान निहत थे, पैदल चलने पर भी रोक, कि पैदल भी नहीं चल सकते, उन पर कोई किसी तरह के कोई संसाधन नहीं, कोई ऐसा कोई घातक कोई हथियार नहीं, बिल्कुल निहत्थे होकर के जा रहे हैं। इस देश में उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं। 19 दिन से एक किसान आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, और ये बड़ी बेशर्मी की बात है सरकार के लिए कि उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर जो एमएसपी दी जा रही है, कह रहे हैं, तो एमएसपी की लीगल गारंटी देने में क्या है? ये 24 फसलें बताते हैं, कम से कम अध्यक्ष है, हर एक आपका जो प्रवक्ता है यही बात करता है, किसान यही बात करते हैं। आज जिस न्यूज 18 के मंच से मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर हम भूल जाते हैं कि इनकी सरकार है, हम ये मान लेते हैं कि आने वाले समय में आपकी सरकार भी आएगी, अगर सभी फसलों पर सरकार एमएसपी कानून बना दे या एमएसपी की गारंटी दे दे, तो उसके लिए कितने हजार करोड़ का बजट चाहिए होगा? और क्या वो जो बजट है हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की क्षमता है? क्योंकि एमएसपी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नहीं देनी है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने नहीं देनी है, तो केंद्र द्वारा दी जाएगी, आप लोग लागू करेंगे उसको। इसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। ये नहीं कहते कि सारी ही फसल सरकार ही खरीदेगी, लेकिन सरकार का ये जरूर होगा कि जो भाई कम से कम ये रेट खरीदे हैं, बाकी तो खरीदते तो प्राइवेट जो हैं वही खरीदते हैं। जो खरीदार हैं, जो इसमें बिजनेस में, व्यापार में हैं, वही लोग खरीदते हैं। और फिर इसका जो है, पहले तो किसानों से बातचीत तो करें, उनको कन्विंस करें, अपनी बात को करें, समझाने का काम करें। उनको बातचीत करना, उनसे समझाना, कोई अपनी बात को कन्विंस करें या उनसे बात समझे, वो क्या कह रहे हैं उसमें कहां तक। लेकिन ये कहना कि जो किसान पर कांग्रेस की सरकार है, उदय भान जी कांग्रेस नहीं देंगे, दिल्ली में एंट्री नहीं होने देंगे, हरियाणा में एंट्री नहीं होने देंगे। आज उदय भान जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। अभी आपकी जो सरकार है वो 24 फसलें खरीद रही है, जो लिस्ट हमने देखी। हालांकि होती हरियाणा में 21 ही हैं, नारियल वगैरह तो होता ही नहीं। तो मैंने ये सवाल पूछा था आप ही के किसी बड़े नेता से कि भाई जब नारियल यहाँ पे होता ही नहीं तो फिर आपने क्यों डाल दिया इसको? कह रहे कभी होगा तब खरीद लेंगे जी, क्या फर्क पड़ता है, हमने एडवांस में करके रख लिया। तो क्या वाकई ये जो 21 फसलें हरियाणा में होती हैं आप खरीद पा रहे हैं? क्योंकि जब ग्राउंड रिपोर्ट इसकी होती है
तो कहते हैं हम जाते तो हैं जी मंडी में, कभी नमी के लिए हमें परेशान किया जाता है, कभी जो आड़ती हैं उठाता नहीं है, समय नहीं मिलता है। ये प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, और क्योंकि आप सरकार की पार्टी के नुमाइंदे हैं, अध्यक्ष हैं, तो हम आपके जरिए, इस मंच के जरिए ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो किसान इस घोषणा के बाद भी पूरे तरीके से सुखी हो गया है, राम राज्य वापस लौट आया है, ऐसा नहीं है। आज हरियाणा का किसान पूरी तरह से संतुष्ट है। और जो उदय भान जी ने बात कही है, इनकी सरकार है हिमाचल में, ये हिमाचल सरकार से कम 5 फसलें ही खरीदने की गारंटी दिलवा दें, कर्नाटका में दिलवा दें। जहां 3 प्रांतों में इनकी सरकार है, वहां के किसान की जो हमने 24 फसलें हैं, इसी में से 5-5 बांट के उनसे चालू करवा दें। कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार, इनकी जिम्मेवारी है। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल ने कोई किसानों के साथ बात नहीं करी है, और दोनों पार्टी जब चुनाव आता है तो इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं। जब कोई किसानों की बात होती है तो फिर अलग अलग हो जाते हैं। अब 3 हैं सांसद में, माता जी भी हैं, बेटे भी हैं, और प्रियंका जी भी आ गई हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। आपने प्रियंका जी को देखा नहीं होगा, अभी सांसद में आए थे। बिल्कुल आई। तो जो वो कह रहे थे मोदी जी ने जो भाषण जहां दिया, प्रियंका जीत के आई है वहां ईवीएम ठीक थी या गलत थी? वो बहुत उदय भान जी एक बार उसके बारे में बताएं कि वहां पर ईवीएम ठीक थी या वहां भी ईवीएम खराब थी। हाँ, तो अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इस प्रोग्राम का ये आखिरी दौर है, एक अभी और नई चीज आ रही है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप उदय भान जी से पहले ये सवाल ले रहा हूँ, एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो थ्योरी आ रही है, ये आप विपक्ष के नेता के तौर पर बैठे हैं, लेकिन ये वाकई अगर आ जाए तो देश को इससे फायदा होगा? क्योंकि हमारा एक ऐसा देश है जिसमें 6-12 महीना हर रोज कहीं ना कहीं चुनाव हो ही रहा है। ये वही है जिस तरह से अभी 11 जुमले बोले, इससे पहले भी जुमले बोले थे, उसी तरह का इसका हस्र होना है। ये सिर्फ चुनावी शगुफा है, इसका प्रैक्टिकल रूप कुछ भी नहीं है। और आपको ये भी सबको पता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की ये बात करने वाले लोग जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का भी इकट्ठा चुनाव नहीं करा सके, जो एक साथ ड्यू थे। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं, इसमें कई संशोधन होने हैं। जो अमेंडमेंट होने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ना लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी, ना राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी। ये सिर्फ जो ड्रामे वाली बात है, और ये सिलेक्ट कमेटी में भेज देंगे। बहुत बड़ा और उसको सवाल उठा दिया कह रहे हैं कि 2034 में करेंगे, 2034 में होगा, फिर उसके बाद कह देंगे 47 में। ये कह रहे 2/3 मेचोरिटी नहीं है, ये सब एक शगुफा है। जब कांग्रेस पार्टी अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहती है तो ये तो सर्वसम्मति से ही पास हो सकता है। कांग्रेस पार्टी घोषणा कर दे कि हम, अगर इनको ये शक है कि ये जुमला है तो जुमले को हकीकत में बदल दो ना, ये तो इनके हाथ में है, समर्थन दे दें। जिसके लिए एक कोई सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है। ये असल में विपक्ष को तो कहीं कॉन्फिडेंस में लेना ही नहीं चाहते। इतना बड़ा प्रोग्राम के लिए, इतना बड़ा एक लाने के लिए विपक्ष को क्या इन्होंने कभी ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई है? कोई उनके साथ चर्चा की है? किसी तरह की कोई उस दिशा में कोई काम किया है? ये सिर्फ इनके जो ये नियत नहीं है। माफी के साथ आप जुमला है, नियत जो विपक्ष है ना, विपक्ष, हम हमेशा विपक्ष के साथ में है, क्योंकि मीडिया का ये धर्म है। तो लेकिन विपक्ष में भी क्या देख रहे हैं कि सर, जिस वक्त आपको संसद में होना चाहिए, उस वक्त जो हमारा विपक्ष है वो संसद के बाहर आकर उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की मिमिक्री कर रहे होते हैं। अंदर तो धनखड़ साहब किसी को बोलने ही नहीं देते, विपक्ष को जरूरत ही नहीं। वो पक्ष वालों से पहले धनखड़ साहब ही नहीं बोलने देते किसी को। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो संसद में कभी इतिहास में कि 150-146 सांसद, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, वो भी राहुल गांधी के सामने, ये बात ठीक है। और फिर इसका जवाब दीजिए। धनखड़ साहब जो हैं वो उपराष्ट्रपति के पद पे हैं, पद की गरिमा है, उनकी नकल करना, उनकी मिमिक्री करना, वो भी राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी भी अब एक आम इंसान थोड़ी ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो ये बात ठीक मानते हो आप?
देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है। कोई किसी के बारे में अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है और अभिव्यक्ति करने का अधिकार सबको है। जब यहाँ तो किसके लिए नहीं कहा जाता, किसके लिए नहीं कहा गया, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, स्पीकर हो, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उनको खुद को भी अपने उस पद की गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें भी ये लगना चाहिए कि हाँ, वो न्यूट्रल है, थोड़ा बहुत जरूर है, ठीक है, अपना रूलिंग पार्टी के से वो संबंधित होते हैं, थोड़ा उनकी तरफ झुकाव होता है, लेकिन वो स्पीकर ऐसे भी जैसे सोमनाथ चटर्जी हुए थे। सोमनाथ चटर्जी ने जब कहा था, जब योगी जी जब आंसू बहा रहे थे संसद के अंदर और भयभीत थे, डर रहे थे कि मुझे ये कर देंगे, मुझे भय है, तो उन्होंने कहा मैं हूं स्पीकर और मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जी चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ उदय भान जी और रमान लाल बडोली साहब, आपका हम तहे दिल से, पूरे नेटवर्क 18 के परिवार की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप ऐसे ही मिलते रहिए और ऐसे ही खट्टे मीठे सवालों का जवाब देते रहिए। और जब आप दोनों साथ में बैठते हैं तब तो चार चांद लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और आप दोनों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब इस मंच में आगे भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए नेटवर्क 18 के साथ।